अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वेलकम टू ओनली केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स। और इसका जो टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस आइसोटॉप्स के वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं हमने वो डिस्कस करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हुए हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हमने वो देखना है। तो इसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है हम कैसे कर उसकी डेफिनेशन करेंगे। और जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके बारे में आने पहले आपको इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर जो है 4 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स भी बताई थी। रिलेटिव अबंडेंस क्या चीज़ है वो भी बताई थी। और कौन से ऐसे टॉप्स हैं जिनकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होती है और कौन से ऐसे टॉप्स हैं जिनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है वो कम होती है। और ये भी बताया था कि कौन से ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनके कौन से ऐसे एटम्स हैं जिनके आइसोटॉप्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कौन से ऐसे एटम्स हैं जिनके आइसोटॉप्स जो हैं वो कम होते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो रिलेटिव अबंडेंस है वो उसकी भी हमने पीछे डेफिनेशन मतलब की थी और ये भी देखा था कि कौन सा आइसोटॉप्स है उसकी कितनी रिलेटिव अबंडेंस है। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस का भी हमने पीछे डिस्कस किया था। आज हमने वही डिटरमाइन करना है। तो टॉपिक क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो उसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप्स। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो है वो डिज़ाइन किए गए थे रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन करने के लिए। उनमें मैंने यहाँ पे 2 के नाम लिखे हैं। एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मासेस की बेस पे वर्क करता था। जो दूसरा है डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता था जो सॉलिड स्टेट में होते थे। सो इट वाज यूज्ड ओनली फॉर दैट सब्सटेंसेस विच वर इन सॉलिड स्टेट। ये सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता था जो कि सॉलिड स्टेट में थी। उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और हम कैसे रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन करते हैं, आज हमने वो डिस्कस करना है। तो इसमें उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखते हैं। द सब्सटेंस इज़ फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड। सब्सटेंस जो है हम उसको वोलेटिलाइज्ड करते हैं, उसको जो है सबसे पहले हम उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं। वेपर फेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको देखेंगे कि जो है वेपर फेज में जो था उसको हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे। आयंस में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको आयंस को सेपरेट कर जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ आयंस। उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। वो ग्राफ जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर है वो ड्रा कर देता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट कौन सा हुआ कि हमने क्या करना है, कोई भी सब्सटेंस जो है उसको हमने वोलेटाइल करना है, उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, वोलेटिलाइजेशन जो है उस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस विच वी हैव टू एनालाइज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। जो भी सब्सटेंस है वो लिक्विड में है या सॉलिड स्टेट में है। अगर तो वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद फिर जब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, हीट अप करके वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम वेपर्स को जो है वो इंजेक्ट करेंगे उसके अंदर, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। ये मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम बनाई है। इसमें ये जो इनलेट है यहाँ से हम जो है गैस जो है या हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसको जब हम वेपर फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ से उसको इंटर करेंगे यहाँ। ठीक हो गया, इस इनलेट से थ्रू। अब इसमें प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज़ केप्ट वेरी लो, दैट इज 10⁻⁻⁶ 10⁻⁷ जब हम सब्सटेंस को वेपर फेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो उन वेपर्स का प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन वेपर्स का जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना होना चाहिए, 10⁻⁶ 10⁻⁷। उसके बाद देन दीज वेपर्स आर अलाउड टू एंटर इन द आयोनाइजेशन चैम्बर। जब हम जो भी हमारे पास सब्सटेंस था उसको हमने हीट किया, उसको वेपर फेज में कन्वर्ट कर लिया, हमने रिक्वायर्ड जो वेपर्स थे वो हमने बना लिए उसके। अब हमने उन वेपर्स को क्या करना है, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो है वो इंटर कर देना। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से
उनको इंटर करवाएंगे, जो हमारे पास वेपर्स होंगे, जो सब्सटेंस हमने एनालाइज करना है। ये जो है हमारे पास है आयोनाइजेशन चैम्बर है, यहाँ से मूव करते हुए जो है वो वेपर्स यहाँ आ जाएंगे। ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है यहाँ पे आके फिर वो आयोनाइज होंगे। वो आयोनाइज कैसे होंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते होते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड फिलामेंट। ये फिर हमारे पास फिलामेंट है, ये इलेक्ट्रिकली हीटेड है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट किया जाता है। इलेक्ट्रिकली हीटेड फिलामेंट यूज़ करते हैं। फिलामेंट क्या करता है, जब इलेक्ट्रिकली हीटेड फिलामेंट काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। यहाँ पे फिलामेंट है हमारे पास, यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइड पे हम कोई भी एनोड रखते होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जैसे ही फिलामेंट से निकलते हैं तो एनोड क्या करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाती है। वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एनोड एज ए एनोड एक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास कैथोड होगा, सॉरी ये एज ए कैथोड एक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास एनोड होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे। जब जो हमारे पास उनकी स्पीड जो होगी वो डिपेंड करेगी कि यहाँ पे जो हम एनोड यूज़ करेंगे ना, जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड होगा उसका जो पोटेंशियल कितना हम रखेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसका पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा रखते हैं तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स स्पीडली मूव करेंगे और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, वो जो कि यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी। और जो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो वेपर फेज़ में है, वो हमने यहाँ से उसको इंजेक्ट करवाया था, यहाँ से वो यहाँ पे आ जाएगा। और फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गैस के साथ जो है स्ट्राइक करेंगे। वो हमारे पास जो सब्सटेंस है वेपर फेज़ में है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स उनमें से जो है वो रिमूव हो जाएंगे, नॉकआउट हो जाएंगे और वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आके यहाँ देखिए आयोनाइजेशन में क्या होता है, सब्सटेंस प्रेजेंट इन वेपर फेज इज़ आयोनाइज्ड। इसमें हम उसको आयोनाइज करवाते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन बीम इज़ यूज्ड टू आयोनाइज सब्सटेंस। जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको आयोनाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और वो कैसे इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मूव करती है, किस तरफ मूव करती है। ये फिलामेंट है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से इमिट करेगा। यहाँ पे हमारे पास एनोड होगा, एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसके पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, जिसकी वजह से इस तरह इस तरफ जो है वो एक बीम प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। और जो सब्सटेंस है हमारा जिसको हमें एनालाइज करना है वो इधर से आ रहा है। जैसे भी यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ स्ट्राइक करेंगे और वो हमारे पास जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आयंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे। यहाँ पे वो अब आयंस प्रोड्यूस हो गए। अब हम उन आयंस को आगे मूव करवाना है ताकि हम उनको कम्प्लीटली स्टडी कर सकें। तो जब आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, आयंस प्रोड्यूस हो गए, अब हमने उनको करना है सेपरेट करना है, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है आयोनाइजेशन सेपरेशन। आयोनाइजेशन होगी उसके बाद आयंस सेपरेशन हमने करनी है। सबसे पहले हमने उनको वेपर फेज में कन्वर्ट किया, आयोनाइज करवा लिया। अब हमने आयंस सेपरेशन करनी है। आयंस सेपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे यहाँ पे उनको हम आगे मूव करवाएंगे। आगे मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो है ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है, हमारे पास ये एक प्लेट है जिसके अंदर सुराख हैं। परफोरेटेड मीन्स होता है सुराखदार। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्लेट जो है परफोरेटेड है और नेगेटिवली चार्ज है। ये जो नेगेटिवली चार्ज है और जो यहाँ से आएंगी हमारे पास आयंस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे। 500 से 2000 तक वोल्टेज जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो स्पीडली क्या होंगे, मूव करेंगे इसकी तरफ। जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी इसकी तरफ मूव करेंगे स्पीडली। तो जैसे इसकी तरफ मूव करेंगे स्पीडली तो उनको वो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, उनकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाएगी और वो जो फास्टली मूव करेंगे इस तरफ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आ जाएंगे तो फिर हम अप्लाई करते होते हैं एनालाइज़र या मैग्नेटिक, जो मैग्नेट को अप्लाई करते हुए हम क्या करते होते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सप्लाई करते हैं आयंस को। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आयंस हैं वो इन सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं।
उसकी वजह से, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। तो इसमें पहला जो हमारे पास था सेपरेशन, यहाँ तक जो है इसमें देखेंगे, नेगेटिवली चार्ज परफोरेटेड प्लेट इज़ यूज्ड टू एक्सलरेट आयंस। आयंस को एक्सलरेट करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते होते हैं, परफोरेटेड नेगेटिवली चार्ज ग्रिड यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया। हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड, फिर हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पोस्टल चार्ज आयंस यहाँ से स्पीडली मूव करके यहाँ तक आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम फिर मैग्नेटिक फील्ड जो वो अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते रहेंगे। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फिर जो आयंस होंगे पीछे से, वो आयंस आएंगे, वो अपनी मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग जो है इन सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब आयंस जब यहाँ से आएंगे, ऐसे वो इन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। ये जो सर्कुलर पाथ है उसका एक स्पेसिफिक रेडियस होगा हर एक आयंस का। वो रेडियस कितना होगा वो डिपेंड करेगा उसका मास टू चार्ज रेशो कितनी है। जितनी आयंस की मास टू चार्ज रेशो ज़्यादा होगी, उसका जो रेडियस है वो भी ज़्यादा होगा। ये जो रेडियस यहाँ से है, ठीक हो गया। यहाँ पे इक्वेशन भी दी गई है, जो है आयंस मूव इन सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग ही वो इन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। अब इक्वेशन देखें, मास टू चार्ज रेशो है वो इज़ इक्वल टू एच स्केयर। एच क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। आर स्केयर, आर क्या है, रेडियस जो है यहाँ से, ये जो रेडियस है। उसके बाद हमारे पास जो है, ये जो है आर जो है हमारे पास वो रेडियस है, और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम ये अप्लाई करते होते हैं 500 से 2000 वोल्ट। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को देखेंगे गौर से, तो हमारे पास जो मास टू चार्ज रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के है। आर हमारे पास क्या है, रेडियस। जितना ज़्यादा मास टू चार्ज रेशो होगा उतना ही उसका रेडियस ज़्यादा होगा। जितनी मास टू चार्ज रेशो कम होगी उसका रेडियस भी उतना ही कम होगा। ठीक हो गया। तो वो अपने मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग ही इन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और आगे जाके डिटेक्टर के ऊपर जो है वो फॉल करेंगे। ठीक हो गया। सेपरेशन के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, इसको हम कलेक्टर भी कहते होते हैं। ये क्या होगा, ये करेगा क्या कि जो पोस्टल चार्ज आयंस हैं वो स्पेसिफिक रेडियस के साथ मूव करते हुए जब नीचे जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे, और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और फिर जाके जो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करेंगे। इलेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, उनको कलेक्ट कर लेगा, और जो हर एक आयन होगा वो क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमीटर फिर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप जो है उसको जो मेजर कर लेगा। पोस्टल चार्ज आयंस प्रोड्यूस ए मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये जो आयंस यहाँ से मूव करके इधर जाएंगे, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये डिटेक्टर है, कलेक्टर है यहाँ पे, ये क्या करेगा, वो हर एक आयंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत कम मिकदार में होता है। फिर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोमीटर उस करंट को मेजर करेगा। इलेक्ट्रोमीटर रिकॉर्ड दिस करंट एंड मेजर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस। जो हमारे पास आयंस होंगे फिर उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है उनको वो मेजर कर लेगा। किसके थ्रू, पहले जो आयंस होंगे वो मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है हम उसको चेंज करते रहेंगे, और जिसकी वजह से आयंस जो होंगे वो इन्हें रेडियस में मूव करेंगे, स्पेसिफिक रेडियस के साथ, और वो सेपरेट हो जाएंगे, डिटेक्टर के ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जाएंगे। वो उन इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जब जाएंगे वो इलेक्ट्रिक करंट उनका होगा, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट हर एक आयन का। इलेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, उस आयन को जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको रिकॉर्ड करेगा, और उस आयंस की जिसका इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है उसको मेजर कर लेगा। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इसको जो हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था वो था वोल्टलाइजेशन, हमने उसको आयंस में कन्वर्ट करना है। आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारे पास सब्सटेंस है लिक्विड में है तो फिर भी उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास सॉलिड में है तो फिर भी उसको पहले मेल्ट करके लिक्विड को फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक होगा। हमने क्या करना है, कोई भी सब्सटेंस जिसको हमने एनालाइज करना है उसको हमने वेपर फेज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम जो उसके वेपर्स बन जाएंगे उन वेपर्स का जो प्रेशर है वो हम लो रखेंगे, जो कि हमारे पास 10⁻⁻6 10⁻7 है। ठीक हो गया। वो हमें दिया गया है कि यहाँ पे हमने इतना प्रेशर उसका उनका रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन वेपर्स को सिरिंज के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ कि जो हमने वेपर्स बनाए हैं वो जो है वेस्ट ना हो,
ठीक हो गया। उनको हम क्या करेंगे, एक केयरफुली यहाँ पे जाके इंजेक्ट करवा देंगे। यहाँ पे इंजेक्ट करवाएंगे तो ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर होगा, इट मीन्स देन दीज वेपर्स आर अलाउड टू इंटर इन द आयोनाइजेशन चैम्बर। उन वेपर्स को फिर हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर में इंटर करवा देते हैं। उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है कि वो जो हमारे पास वेपर्स से वो आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन चैम्बर में हम फिलामेंट यूज़ करते होते हैं और फिलामेंट को हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करके हम उसको जो है हीट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो फिलामेंट हीट अप हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स वो एमिट करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे हम एक एनोड यूज़ करते होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसका एक स्पेसिफिक पोटेंशियल होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस जो होंगे, जो फिलामेंट से निकलेंगे, वो मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो कि एनोड होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये एज ए कैथोड एक्ट करेगा, ये एज ए एनोड एक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे, इस तरफ मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगी। और हमने जो सैंपल जो इंक्लूड करवाया था, यहाँ से इंजेक्ट करवाया था, वो वेपर्स भी यहाँ पे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ बीम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो वो वेपर्स के साथ जो स्ट्राइक करेंगे, उनके साथ उनका टकराव होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नॉकआउट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेपर्स। वेपर्स फिर इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे और हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। Substance present in vapor phase is ionized. Electron beam is used to ionize substance. Electrically heated filament is used. ठीक हो गया, वो मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिकली हीटेड फिलामेंट यूज़ किया जाता है और आयंस को कैसे जो है वेपर्स को कैसे आयोनाइज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है इसमें सेपरेशन है। जो हमारे पास यहाँ पे आयंस बने थे उनको हमने सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जब बनेंगे तो उनकी स्पीड बिल्कुल स्लो होगी, स्लो मूव करेंगे, उनको हमने स्पीड अप करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव ग्रिड यूज़ करेंगे और वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 500 से 2000 तक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो स्पीडली मूव करेंगे इसकी तरफ, और जिसकी वजह से ये आयंस को एक्सेलरेट कर देगा, उनकी स्पीड बढ़ा देगा और वो आयंस होंगे वो आगे मूव करेंगे। फिर हम उसको उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम उसको चेंज करते रहेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जो आयंस होंगे मूव करेंगे इन ए सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो। हर आयंस अपनी मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जितनी मास टू चार्ज रेशो कम होगी वो उतना ही करीब गिर जाएगा, यहाँ पे फॉल कर देगा, और जिसकी मास टू चार्ज रेशो ज़्यादा होगी वो उतने ही रेडियस के साथ आगे जाके फॉल करेगा। इस तरह मतलब वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास मास टू चार्ज रेशो मैंने आपको बताया कि मास टू चार्ज रेशो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। वो कैसे, इक्वेशन देखें तो हमारे पास जो है मास टू चार्ज रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के बनती है, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास इसमें आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने मास टू चार्ज स्मॉलर था मास टू चार्ज रेशो, स्मॉलर था रेडियस, अगर ये ग्रेटर होगी तो वो भी आर भी रेडियस भी ग्रेटर होगा। ठीक हो गया, ये इसका प्रिंसिपल था। अब यहाँ पे जो आयंस हो गए सेपरेट हो गए हैं, इसमें सर्कुलर पाथ में मूव कर गए हैं, एक दूसरे से सेपरेट भी हो गए हैं। हर एक आयंस होगा वो अपना एक इलेक्ट्रिक करंट पोजेस करेगा, हर एक के पास उसका एक मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस करेंगे। अब जब नेक्स्ट यहाँ से जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोमीटर जो होगा उस मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट को करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और उस आयंस की जो है जिसका वो मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस को मेयर कर लेगा, और फिर जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो खुद ही ड्रा करके हमें दे देगा, और उसके थ्रू हमारे पास जो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो है यहाँ पे यूज़ की गई है वो है नियोन। नियोन के आइसोटोप्स हैं 20, 21, 22, 3 आइसोटोप्स के यूज़ किए गए। हमने इन सब की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब नियोन जो है ये हमारे पास क्या है, गैशियस फॉर्म है, पहले ही वेपर्स में है, गैशियस फॉर्म गैस है हमारे पास, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही सैंपल लेंगे, सैंपल को सिरिंज के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो है इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर में आ जाएंगे, यहाँ से आयोनाइज होंगे, ये नेगेटिव ग्रिड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को आयंस को मूव करवाएगा। ठीक हो गया, फास्टली मूव करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे,
रेडियस प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे वो आ जाएंगी। अब ये 20, 21 और 22 सारे जो आयंस हैं तीनों के तीनों सेपरेट हो गए हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं तो यहाँ पे जब सेपरेट आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, हर एक की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो डिटरमाइन कर लेगा, ठीक हो गया। और रिलेटिव अबंडेंस डिटरमाइन करने के बाद, मेजर करने के बाद जो एक ग्राफ ड्रा करेगा रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास के वर्सेस। यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस, एटॉमिक मास ऑन एक्स एक्सिस। जब वो स्पेक्ट्रम हमें ये एक ग्राफ ड्रा करके देगा तो हम देखेंगे ये जो हमारे पास नियॉन था, नियॉन 20, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है 90.92%। उसके बाद हमारे पास 21 उसकी 0.257, 22 8.82%। अब इसकी ज़्यादा क्यों, उनकी कम क्यों है, हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनमें, आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें जो आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो इवन है, वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो ओड होते हैं, ठीक हो गया। जैसे वो कैसे कि हमारे पास इवन तो होते हैं लेकिन कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं वो इवन होते हैं, कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं मतलब जिनके जो एटॉमिक मासेस हैं 4 का मल्टीपल होते हैं। जैसे 20 है, 24 का मल्टीपल है, वो 5 आंसर उसका आएगा। इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। वैसे तो इवन 22 भी होता है, ठीक है, यहाँ पे ये देती 22, लेकिन जो इवन होंगे और 4 का मल्टीपल भी होंगे उनकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए हमारे पास 20 की रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 21 और 22, ठीक हो गया। और ये हमने निकाल ली है कि जो हमारे पास नियॉन 20 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है और उसकी 21 की ये है और 22 की ये है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।